गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिनन। लिनन हमारा दूसरा वानस्पतिक रेशा है। पहला जो है वो कपास है, हम पढ़ चुके हैं। अब लिनन है वो फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त होता है। लिनन वस्त्र अत्यंत सुंदर, आकर्षक, टिकाऊ, मजबूत एवं कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं। लिनन बनाने का कार्य है वो प्राचीन समय से ही किया जाता है, इसलिए लिनन निर्माण कला को एक प्राचीन कला भी हम कह सकते हैं। लिनन जो होता है वो शानो शौकत का प्रतीक माना जाता है। इस कारण महाराजाओं व शाही घरानों के लोग इससे बने वस्त्र जो होते हैं वो आपसी उपहार के स्वरूप एक दूसरे को भेंट करते हैं। रानियां, महारानियां अथवा शाही घरानों की स्त्रियों के परिधान लिनन के वस्त्रों में सोने और चांदी से जड़े हुए होते हैं। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि लिनन जो है वो शानो शौकत का प्रतीक कहा जाता है। मिस्र देश जो होता है वो से भी लिनन सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। मिस्रवासी इसे शांति और पवित्रता का सूचक मानते हैं, अतः इसका प्रयोग वे अपने पूजा घर के पर्दों, चादर, वस्त्र आदि में करते हैं। वहाँ लिनन से इतने सुंदर, आकर्षक, बारीक, कोमल एवं उत्कृष्ट वस्त्र बनाए जाते हैं जैसा कि कहीं नहीं बनाया जाता है। मतलब वहाँ के जो लिनन निर्माण की कला है वो मिस्र की प्रसिद्धि है। और जो पुजारी होते हैं वो भी लिनन का वस्त्र धारण करते हैं। वही चीज़ है, क्योंकि लिनन को हम शांति और पवित्रता का प्रतीक मानते हैं। और जो सौ होते हैं जिन्हें हाँ मम्मी कहा जाता है, उनको भी लिनन के वस्त्रों में समेट कर लपेट कर सुरक्षित रखा जाता है। अब देखो, जो मिस्र को प्राचीन समय से ही लिनन की भूमि कहा जाता है। ईसा के जन्म के पूर्व से ही लिनन निर्माण कला यूरोपीय देशों तक पहुंच गई थी। इसका श्रेय फोनेशियन व्यापारियों को जाता है, जिन्होंने इसे व्यापार के माध्यम से भूमध्य सागर से यूरोपीय देशों तक पहुंचाया था। रूस लिनन उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर है। सबसे ज़्यादा लिनन कहाँ उत्पन्न होता है? रूस में होता है। जर्मनी व अर्जेंटीना में भी लिनन उत्पादन का कार्य वृहद स्तर पर किया जाता है। लिनन जो है वो अपनी अद्वितीय सुंदरता, कोमलता, शीतलता, आकर्षण एवं श्वेत रंग आदि के कारण अपूर्व सौंदर्य में लगते हैं, परंतु इनका उत्पादन करना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि उसे उत्पादन करने के लिए हाथ से मेहनत अधिक करना पड़ता है। फ्लैक्स के बीज बोने से लेकर रेशों से वस्त्र तैयार करने तक अत्यधिक सावधानी का कार्य करना पड़ता है। अब ये तो हो गया लिनन का उद्गम और उसका इतिहास। अब देखो, लिनन की जो खेती होती है वो किन उद्देश्यों से की जाती है, खेती करने के लिए हमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। तो लिनन का अभी मैंने आपको बताया था, पौधा जो होता है वो फ्लैक्स नामक जो पौधा होता है उसके तने से प्राप्त होता है। फ्लैक्स का वानस्पतिक नाम होता है लिनम यूसिटेटिसियम। याद रखना, लिनम यूसिटेटिसियम इसका जो वानस्पतिक नेम होता है। और लिनन की जो हम खेती करते हैं उसके मुख्य दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है बीज प्राप्त करना और दूसरा उद्देश्य होता है रेशे प्राप्त करना। बीज प्राप्त करने के पर्पज से भी कई देशों में लिनन की खेती की जाती है। इसके बीज जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते। इसके बीज से लिनसीड तेल, पेंट, वार्निश, पॉलिश, लिनोलियम, चिकने कपड़े, कृत्रिम चमड़े आदि बनाए जाते हैं। तने का कठोर भाग जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है। कनाडा, भारत, लिथुआनिया आदि देशों में बीज उत्पादन हेतु लिनन की खेती की जाती है। पुनः फसल प्राप्त करने के लिए भी कुछ बीज रख लिए जाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हम सिर्फ रेशे प्राप्त करने के लिए ही लिनन की खेती करते हैं, तो आगे अगर हमें दोबारा रेशे प्राप्त करने के लिए लिनन की खेती करनी है तो भी हमें बीज की आवश्यकता होती है। अब रेशे प्राप्त करना। रेशे प्राप्त करने के लिए जो लिनन के पौधे होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। तो उनमें एक नीले फूल वाले लिनन होते हैं, एक सफ़ेद फूल वाले लिनन होते हैं। तो नीले फूल वाले जो लिनन होते हैं उससे उत्तम कोटि का अत्यंत सुंदर और बारीक रेशे प्राप्त होते हैं, जबकि सफ़ेद फूल वाले लिनन से निम्न श्रेणी का खुरदरा, मोटा, हार्ड
परंतु मजबूत रेशा प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो लिनन के पौधे हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, जिन एक से हमें नीले फूल प्राप्त होते हैं और एक से हमें सफ़ेद फूल प्राप्त होते हैं। तो नीले फूल जिस पौधे से प्राप्त होते हैं वो रेशा उत्तम क्वालिटी का माना जाता है। अब देखो, लिनन की खेती करने के लिए हमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले है जलवायु। जलवायु को ध्यान में रखना चाहिए। तो जलवायु को हम क्या ध्यान में रखेंगे, देखो, समशीतोष्ण, नम एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। दूसरा है मिट्टी। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, भुरभुरी एवं गहरी उपजाऊ भूमि आवश्यक होती है। पानी, साफ मृदु पानी की आवश्यकता होती है। कठोर पानी से क्या होता है, रेशे के रंग व गुण प्रभावित होते हैं। बुआई, फ्लैक्स के बीज की बुआई अच्छे प्रकार से जोते गए जमीन में अप्रैल और मई तक की जाती है और अगस्त में फसल पककर तैयार हो जाती है। अब देखो, पौधे की देखभाल। लिनन का पौधा काफ़ी नाजुक होता है, तो इसकी देखभाल अत्यंत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। तनिक सी लापरवाही अथवा भूल से रेशे व्यर्थ हो जाने का भय रहता है। लिनन का पौधा 30 से 40 इंच तक का होता है। जब इसके पौधे की लंबाई 5 से 6 इंच हो जाती है तब उसकी निराई कर देनी चाहिए। निराई का मतलब होता है वीडिंग करना। वीडिंग क्या होता है कि जो भी अनावश्यक घास वगैरह होते हैं उनको हटा देना चाहिए। इसका पौधा बिल्कुल सीधा होता है, अतः अंत में पतला होता और नुकीला हो जाता है। अतः इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि पौधे में शाखाएं न फूटने पाए। शाखाएं फूटने से रेशा बेकार हो जाता है, क्योंकि जितना लंबा सीधा तना होगा तो लिनन का रेशा ही उतना अच्छा प्राप्त होता है। अगर बीच में शाखाएं फूट जाती है, पार्टीशन हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लो ये लिनन का पौधा है, इसमें अगर ये है, ये सीधा है तो एक हमें अच्छा रेशा प्राप्त होता है। लेकिन अगर इसमें पार्टीशन होना प्राप्त शुरू हो जाता है तो रेशे में क्या होता है, इसकी लंबाई इससे प्रभावित होती है और रेशा हमें स्मूथ प्राप्त नहीं होता है, चिकना प्राप्त नहीं होता, उसमें बीच बीच में गांठें पड़ जाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब आ जाओ लिनन का उत्पादन। इसमें है लिनन के वस्त्र का उत्पादन, मतलब लिनन का रेशा हमें किस तरीके से प्राप्त होता है। अब देखो, लिनन को सबसे पहले उखाड़ना। अब लिनन का जो पौधा होता है उसको जड़ से ही उखाड़ना चाहिए, बल्कि काटना नहीं चाहिए। क्यों नहीं काटना चाहिए? काटने से क्या होता है, एक तो लिनन के पौधे की लंबाई प्रभावित होती है, उससे लिनन का रेशा छोटा हो जाता है। दूसरा होता है कि लिनन का जो तना होता है उसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे हम शेप कहते हैं। वो शेप अगर हमने काट दिया है तो वो शेप उसमें नहीं रहता और निकल जाता है, जिससे क्या होता है रेशे में की क्वालिटी में उसका फ़र्क पड़ता है। तो हमें लिनन का जो पौधा है वो उखाड़ना ही चाहिए, काटना नहीं चाहिए। दूसरा आ रहा है सुखाना और सफाई करना। जब हम फ्लैक्स का जो पौधा होता है उसको हम उखाड़ लेते हैं, उसके बाद हम उसके बंडल बनाकर धूप में सूखने हेतु छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके जो बीज और अनावश्यक पत्तियां होती हैं वो अलग हो जाती हैं। तीसरा आ रहा है गलाना। गलाने हेतु जो बंडल हमने फ्लैक्स के जो बंडल हमने बनाए हैं उनको क्या करते हैं, हम गलाते हैं। गलाने से उसकी ऊपरी छाल मुलायम होकर हट जाती है और साथ ही जो रेशों को जोड़ने वाले पदार्थ होते हैं, जिनमें हम पैक्टिन, मोम, गोंद आदि भी मान सकते हैं, वो गलकर ढीले हो जाते हैं। तो हम ये जो गलाने की यहाँ 4 विधियाँ दे रखी है। तो सबसे पहले है पानी द्वारा गलाना। इसमें क्या करते हैं कि फ्लैक्स के पौधे के बंडल बनाकर पानी में 2 सप्ताह तक डुबोकर रखा जाता है। जब पानी में पूरी तरीके से बंडल डूब जाए उसके लिए हम बंडल के ऊपर भार रख देते हैं, कोई पत्थर वगैरह रख देते हैं। पानी की गति को रोकने के लिए मैड बना दी जाती है, मतलब पानी को रोकने के लिए कुछ अवरोध पैदा कर दिया जाता है। पानी में डूबे रहने से खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है, जिससे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और ये बैक्टीरिया पौधों के पैक्टिन वगैरह को खा जाते हैं, जिससे रेशे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दूसरी विधि आ रही है ओस द्वारा गलाना। तो इसमें क्या होता है कि जिन देशों में अधिक ओस व ठंड अधिक होती है तो वहाँ पर फ्लैक्स के बंडल जो होते हैं उनको ओस द्वारा गलाया
जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, पौधे को घास में बिछाकर 19 से लेकर 20 दिन तक रखा जाता है। रात में ओस पड़ने से नमी व दिन में सूर्य प्रकाश से गर्मी मिलती है। इस नमी, गर्मी, वर्षा आदि के कारणों से पौधों में खमीरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। फलतः ऊपरी छाल जो होती है वो मुलायम हो जाती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इस विधि में जो बंडल होते हैं उनको बार बार पलटना चाहिए। तीसरा आ रहा है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या किया जाता है, रसायनों की सहायता से ऊपरी छाल को गलाया जाता है। तो कौन कौन से रसायन हम काम में लेते हैं, इसमें सोडा एस, ऑक्जेलिक अम्ल व कास्टिक सोडे को गर्म पानी में डाला जाता है। इसी गर्म पानी में पौधे को डालकर छोड़ दिया जाता है। पानी गर्म होने से खमीरीकरण की प्रक्रिया शीघ्रता से प्रारंभ हो जाती है, परंतु इस विधि से तने को गलाने में अत्यधिक सावधानी व सूझबूझ व देख रेख की आवश्यकता होती है। कम गलाने की दशा में रेशे को पृथक करना कठिन हो जाता है और रेशे पृथक करते समय जरा सा भी दबाव और झटके से टूट जाते हैं। तो अत्यधिक गलाने की दशा में रेशे कमजोर और निर्बल पड़े जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। लास्ट जो गलाने की विधि है वो है यांत्रिक विधि। इसमें क्या किया जाता है कि एक लकड़ी का पात्र लिया जाता है, उसमें पानी को 75 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और इसी पात्र में पौधे को गलाने हेतु छोड़ दिया जाता है। अत्यधिक ताप के कारण पौधे के छाल शीघ्रता से विघटित होने लगते हैं। तत्पश्चात इस विघटित छाल को बेलन के बीच से होकर गुजारा जाता है। इसके बाद इन्हें साफ पानी से धोया जाता है, जिससे पैक्टिन, गोंद व अन्य अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। इस प्रक्रिया को पावनेल क्रिया भी कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप जो आ रहा है गलाने के बाद, वो आ रहा है तोड़कर या कूटकर रेशों को अलग करना। गलाने की क्रिया संपन्न होने के पश्चात तनों को सुखाया जाता है। इसके पश्चात इन्हें लोहे के बेलन के बीच से होकर गुजारा जाता है अथवा मूठ से दबाया जाता है, जिससे तने के कठोर भाग टूट जाते हैं व रेशे अलग हो जाते हैं। यह क्रिया तोड़ना कहलाती है। इसके पश्चात हाथ या मशीन से ऐसे ये क्रिया की जाती है जिन्हें स्टिचिंग कहा जाता है। इस क्रिया को करने के लिए योग्य एवं कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्टेप आ रहा है 5वां, कंघी करना या सफाई करना। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो लंबे रेशे और छोटे रेशों को अलग अलग किया जाता है, इसके लिए लोहे की बनी कंघी, ठीक है, जिनके दांत दूर दूर होते हैं, जैसे लोहे की बनी कंघी होती है, जैसे अपन बाल बनाने के लिए जैसे कंघी काम में लेते हैं, इस तरीके से उसमें जो लोहे के तार होते हैं वो दूर दूर होते हैं। इनके बीच से होकर रेशों को निकाला जाता है। रेशे जो होते हैं वो सुलझकर सीधे व समानांतर हो जाते हैं। लंबे रेशे लाइन व छोटे रेशे टो कहलाते हैं। इनमें लंबे रेशों को हम लाइन कहते हैं और छोटे रेशों को हम टो कहते हैं। अगला स्टेप है कताई करना। लंबे रेशों से कताई करना सरल होता है। हालांकि लिनन का रेशा मजबूत होता है, परंतु इसमें प्रत्यास्थता, तन्यता का और लचकपन का अभाव होता है। तो कताई करते हुए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हल्का सा भी झटका देने पर ये रेशे तनाव सहन नहीं कर पाते हैं और टूट जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि इनकी कताई करने के लिए इनको नमी प्रदान करना अति आवश्यक होता है, ताकि ये कताई के समय टूटे नहीं। अगला आ जाता है बुनाई। लिनन के रेशों में लचक, तन्यता और प्रत्यास्थता का सख्त अभाव होता है, तो इससे वस्त्र बुनने भी एक समस्या है। वस्त्र बुनते समय धागों पर दबाव और झटका पड़ते, जिससे धागे सहज टूट जाते हैं। अतः लिनन के वस्त्र बुनने से पूर्व इनके धागों पर एक लेप लगाकर नमीयुक्त वातावरण में बुनाई की जाती है। अगला स्टेप आ रहा है परिष्कृत करना। वस्त्र तैयार करने के पश्चात परिसज्जा करना जरूरी होता है, क्योंकि सीधा कंधे से उतरा हुआ वस्त्र जो होता है वो ग्रे मटेरियल कहलाता है और वो पहनने योग्य नहीं रहता है। तो वस्त्र को पहनने योग्य बनाने के लिए उनको परिसज्जा देना अति आवश्यक हो जाता है, जिससे वस्त्र आकर्षक होता है, उसमें निखार आ
जाता है। तो परिसज्जा देने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे रंगाई छपाई होती है, ब्लीचिंग होती है। इन सब चीज़ों के द्वारा वस्त्र को आकर्षक और उपयोगी बनाया जा सकता है। तो यहाँ तक तो हो गया कि हम कैसे एक लिनन का रेशा प्राप्त करते हैं और लिनन के रेशे से हम कैसे वस्त्र की बुनाई करते हैं।